लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यह जो 5वीं यूनिट पढ़ रहे थे लोकतंत्र से रिलेटेड, इसका आज अंतिम रूप देख रहे हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र के सिद्धांत कौन से हैं। 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत उदारवाद से शुरू हुई। उदारवाद का अर्थ हुआ कि जिसमें जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। अब यदि जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है तो उसमें सामान्य हित नहीं खोजे जा सकते, कहीं ना कहीं अव्यवस्था का शिकार हो जाना पड़ता है। तो फिर आने वाले समय में इसमें निरंतर रूप बदलते चले गए। राजनीतिक विचारक स्थानों को ग्रहण करते चले गए और वे अपने अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित करते चले गए। तो यदि हम देखते हैं तो लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है इसके सिद्धांतों के आधार पर। एक हो गया उदारवादी सिद्धांत और दूसरा हो गया मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत जाहिर है नाम से स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन के द्वारा इसको चलाया गया था। तो उदारवाद की बात यदि हम करते तो उदारवादी सिद्धांत में पुनः इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरातनवादी सिद्धांत, पुरातन यानी प्राचीन काल, और दूसरा है अभिजनवादी और तीसरा बहुलवादी सिद्धांत। पुरातनवादी सिद्धांत के लिए बेंथम और मिल को मान्यता जाती है और इनके अनुसार यह 17वीं शताब्दी में शुरुआत हो गया था पुरातनवाद का। तो इसके अंतर्गत ऐसा माना गया कि इन्होंने जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी, जैसे सभी मनुष्यों को के समान हित होना चाहिए। सरकार को यह ध्यान रखना है कि सभी मनुष्यों के समान हित हों और सभी मनुष्य के जो न केवल सामान्य हित हो बल्कि इनको समान राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाएं, जनमत का सम्मान किया जाए और सरकार के सभी कार्यों में जनता की पूर्ण सहभागिता हो। ध्यान से सुने कि सरकार के समस्त कार्यों में जनता की पूर्ण सहभागिता हो। तो शायद मेरे ख्याल से यही जो बात है कि जिसमें सरकार में जनता की पूर्ण सहभागिता हो, तो यह कहीं ना कहीं खटकी और आगे फिर कोई नए रूप ने इसका रूप बदल दिया। तो जहाँ पर यह है कि सरकार में अनिवार्य सहभागिता हो, यह पुरातनवादियों का सिद्धांत था। साथ ही और भी कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा करना और जनता को स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति, जनता अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है। साथ ही जनता का सरकार पर सावधानी पूर्ण नियंत्रण। अर्थात पुरातनवाद ने क्या माना कि जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी। जैसे कि हमने क्या देखा कि सरकार में अनिवार्य सहभागिता होना। अब यह थोड़ा सा खटकने वाली बात है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को राजनीति में समान रूप से रुचि हो, राजनीति की सारी चीज़ों को वह जानता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार कालांतर में इसका रूप बदला और 19वीं सदी में अभिजनवादी सिद्धांत हमारे सामने आया। अभिजन का अर्थ क्या होता है कि अभिजन का अर्थ होता है कि विशिष्ट वर्ग, एलीट। अगर हम देखें लोकतंत्र का ही उदाहरण लें तो लोकतंत्र में 2 भाग हो सकते हैं, अल्पमत और बहुमत। अल्पमत का अर्थ होगा कि वह एक छोटा सा संगठन जो एलिट के रूप में, अभिजन के रूप में कार्य करता है, अर्थात जनता के द्वारा इस अल्पमत को चुना अवश्य जाता है, परंतु जितने भी सरकारी निर्णय होते हैं, देश को जो सरकारी दिशा दी जाती है, दिशा प्रदान करना, विकास के कार्य करना, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो कानूनों को बदला जाता है, यह सब के सब इस वर्ग विशेष के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात जनता के चुनने के पश्चात यह वर्ग एक अलग होता है जिसमें अब जनता अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती और यह वर्ग कहा जाता है अभिजन वर्ग। तो इसकी विशेषता क्या हो गई कि यह एक छोटा संगठित वर्ग होता है। लोकतंत्र में भी वह छोटा सा वर्ग जो समस्त राज्य के कार्य को
न केवल करता है, दिशा निर्देश देता है और उनको परिवर्तित करता है। यह जो संगठित वर्ग है यह अभिजन वर्ग होता है और यह जनता से निश्चित रूप से अलग पाया जाता है। अर्थात दूसरे भाग में हम देखते हैं कि सत्ता पर एकाधिकार, अर्थात इनका सत्ता पर एकाधिकार होता है और इसमें जनता के द्वारा कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह जैसा चाहते हैं वैसे ही कानून का निर्माण या नियमों का निर्माण होता है और निश्चित रूप से यह स्वार्थी होते हैं। अतः इस प्रकार के नियमों का निर्माण होता है जो कि इनके सामान्य हितों की न केवल रक्षा करता है बल्कि उसमें वृद्धि करता है। और विशिष्ट मत, इनका एक विशिष्ट मत होता है, अर्थात ये जो वर्ग है यह सामान्य जनता से दूर होते हैं तो इनकी शारीरिक, मानसिक और आवश्यक जो भी बातें होती है वह सामान्य जनता से दूर होती है। अतः इनके जो विशिष्ट हित होते हैं, इनका स्पेशल हित होते हैं। इनकी आवश्यकताएं सामान्य जनता से न केवल अलग होती हैं बल्कि आवश्यकता इनसे अधिक भी होती हैं और ये सारी बातें इन्हें जनता से अलग कर देती हैं। विशिष्ट हित, यह अभिजन वर्ग जो रहता है इनके विशिष्ट हित होते हैं, अर्थात जनता के जहाँ कोई सामान्य हित सोचे जाते हैं बल्कि इनके इस वर्ग के विशिष्ट हित होते हैं जिनके अनुसार शासन में कार्य किया जाता है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसमें अधिकांश हित इनके ही खोजे जाते हैं। तो इस प्रकार ये इनका हो गया विशिष्ट हित। और अभिजन वर्ग में परिवर्तन, अभिजन वर्ग में परिवर्तन किस प्रकार होगा कि जनता के चुनाव यानी लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुना गया समूह होता है जो सरकार में होता है यानी कि अभिजन वर्ग हुआ। अब यह जो अभिजन वर्ग जैसे ही स्थापित होता है तो एक दूसरा अभिजन वर्ग उत्पन्न हो जाता है जो किसी न किसी प्रकार से इस अभिजन वर्ग को अपने स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण करना चाहता है। तो इस प्रकार यह जो दूसरा अभिजन वर्ग तैयार होता है यदि यह स्ट्रांग होता है तो पहले वाले अभिजन वर्ग को अपना स्थान त्यागना पड़ता है और उसका स्थान यह दूसरा अभिजन वर्ग ले लेता है। चाहे कोई भी अभिजन वर्ग शासन में रहे जनता को उसका के अनुसार कार्य करना ही पड़ता है, उनके अनुसार चलना ही पड़ता है। तो इस प्रकार यह अभिजन वर्ग लोकतंत्र के लिए समझ लीजिए हानिकारक ही होता है, क्योंकि जनता को एक वर्ग को छोड़कर यदि जनता क्रांति भी करती है और इसको सत्ता परिवर्तन के रूप में हटा भी देती है तो जनता को चुनाव के द्वारा पुनः एक नए अभिजन वर्ग को न केवल चुनना पड़ता है बल्कि उसके शासन में रहना भी पड़ता है। तो इस प्रकार यह लोकतंत्र का कुछ अहितकारी रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इसकी बुराइयों को देखते हुए तीसरा बहुलवादी जो सिद्धांत है वह सामने आया और यह बहुलवादी सिद्धांत के लिए डहल और लिपसेट को मान्यता दी जाती है कि इन्होंने इस सिद्धांत को लाया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समाज में कई प्रकार के वर्ग कार्य करते हैं, अर्थात राजनीतिक वर्ग के अलावा सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि आर्थिक, ये इस प्रकार के जो वर्ग होते हैं और ये वर्ग सरकार के साथ कार्य करते हैं और निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में दिशा निर्देश देने के साथ दिशा का निर्माण भी करते हैं। तो इस प्रकार जो राजनीति है उसमें ये इस प्रकार के जो वर्गों का संगठन होता है जिससे कि एक सरकार को प्रभावित करने के लिए श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग, यह सब इसको प्रभावित करते हैं। तो यह जो ग्रुप होता है, यह जो अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं, इनको मिलाकर बनने वाला सिद्धांत जो होता है वह बहुलवादी सिद्धांत है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक दलों के अलावा यह सिद्धांत भी शासन को प्रभावित करते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हो जाती है, तो इस वर्ग की, इस सिद्धांत की विशेषता है कि शक्तियों का पृथक्करण। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, अर्थात अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां होती हैं जैसे कि व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें पृथक्करण होना चाहिए, इनके कार्यों का विभाजन होना चाहिए, प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही अन्य वर्ग इनके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो इस प्रकार यदि ऐसा होता है तो यह पृथक्करण जो रहता है, ये विभाजन जो रहता है, यह शासन और जनता के हित में कार्य करता है। तो दूसरा है प्रादेशिक विकेंद्रीकरण। प्रादेशिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि यह ऐसे उन देशों में होता है जहाँ संघ होता है, संघ का अर्थ जहाँ पर शासन व्यवस्था केंद्र और राज्य में विभाजित होती है, अर्थात केंद्र और राज्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य करते हैं। और यदि संघ नहीं भी है तो इस प्रकार की व्यवस्था हो कि केंद्र और राज्य का विकेंद्रीकरण हो कार्यों का, साथ ही स्थानीय रूप से ग्रामीण और क्षेत्रीय स्थानीय स्वशासन हो जो उन क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह देखा जाए तो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि में देखने को मिलती है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायपालिका के कार्यों में अन्य विभाजनकारी जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह राष्ट्रहित में कार्य कर सकती है। विचार अभिव्यक्ति एवं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर जनता के द्वारा सरकार की आलोचना की जा सके, उनको आवेदन किया जा सके। और नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि एक सीमा तक जिसमें शासन को कोई परेशानी ना हो, राष्ट्र का हित जिसमें हो, ऐसी नागरिकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक आत्म विकास और राष्ट्र विकास में कार्य कर सकें। स्वतंत्र नियामक आयोग, ये इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे आयोग जिन पर कार्यपालिका की बंदिश न हो। ऐसा विशेषकर अमेरिका में देखने को मिलता है जहाँ पर कृषि से संबंधित और विद्युत आयोग, स्वतंत्र विद्युत आयोग होता है, चिकित्सा आयोग होता है और समुद्री आयोग भी अमेरिका में इस प्रकार का देखने को मिलता है जिसके कार्यों पर कार्यपालिका का कोई बंधन नहीं होता है। और राजनीतिक दलों के बीच सद्भावना, यह जो बहुलवादी सिद्धांत है इसके अनुसार राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए, जनता को भी राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और साथ ही यह जो राजनीतिक दल हैं इनका आपस में समन्वय होना चाहिए, यह एक दूसरे के हित में कार्य करें। और इस प्रकार यदि ये आपस में समन्वय रखेंगे, एक दूसरे का हित सोचेंगे, सद्भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र के विकास में सहयोगी होगा। इस प्रकार हमने उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत पुरातनवाद, अभिजनवादी और बहुजनवादी सिद्धांत को देखा। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। तो अभी हमने जो देखा कि उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कोई ना कोई परेशानी हुई, जैसे कि पुरातनवादी सिद्धांत में जनता को जरूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी गई। अभिजनवाद में क्या हुआ कि एक अल्पमत और एक बहुमत, अर्थात एक विशिष्ट वर्ग बन गया और जनता अलग वर्ग में चली गई और केवल अभिजन वर्ग ने उस विशिष्ट वर्ग का ही हित देखा गया, जो कि ठीक नहीं रहा। तो तीसरी बात, यदि हम बहुलवादी सिद्धांत में देखते हैं तो बहुलवादी सिद्धांत बहुत कुछ अच्छा है, परंतु यदि हम देखते हैं तो इसमें यह जो समुदाय हैं जैसे मजदूर, किसान संघ, उद्योगपति, पूंजीपति, तो इस प्रकार ये इतने सारे संघ जब एकत्रित हो जाएंगे, अलग अलग दिशा निर्देश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का शासन इस पर हो जाएगा, अर्थात लोकतंत्र में मानव एक दानव का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार यहाँ परेशानी हुई। तो इन सारी परेशानी को देखते हुए कार्ल मार्क्स और लेनिन ने एक नया मत चलाया और जिसे क्या कहा जाता है, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत उनका ऐसा मानना है कि यदि जनता के अधिकतम हित को देखना है तो इसमें
पूरी समानता का भाव होगा और यह समानता विशेषकर आर्थिक रूप में होना चाहिए। अर्थात कोई भी राजनीतिक दल आर्थिक व्यवस्था की दासी होता है। तो यदि आर्थिक व्यवस्था को समान कर दिया जाए तो हर जगह राजनीति समान रूप से जनता में फैल जाएगी। यानी जनता के आर्थिक अधिकारों को समान कर दिया जाए तो राजनीति भी समान रूप से उनमें पहुंच जाएगी। इस प्रकार क्या हुआ कि समाज में जो आर्थिक अव्यवस्था होती है, अर्थात एक वर्ग बहुत अधिक धनी और दूसरा निर्धन है, तो इसको मिटाकर समस्त जनता में लगभग समान रूप से आर्थिक व्यवस्था हो, अर्थात वितरण जो है वह समान रूप से हो, कोई बड़ा या कोई छोटा ना हो, सभी एक ही दल के हों, एक ही समय के हों। तो ऐसी स्थिति में इनका मानना था कि केवल एक ही राजनीतिक दल हो और जो सबका ख्याल रखे, जो सबके अनुसार कार्य करे। तो इस प्रकार इनकी विशेषता क्या हो गई कि उत्पादन और वितरण में सार्वजनिक स्वामित्व हो, अर्थात जो उत्पादन देखा क्या जाता है कि जिसके पास उत्पादन के साधन है या वितरण के साधन है वह अन्य लोगों से श्रेष्ठ हो जाता है। पर यदि उत्पादन और वितरण का समान हो, एक ही व्यक्ति के पास स्वामित्व हो, यानी सार्वजनिक रूप से स्वामित्व हो, सभी को इसका अधिकार हो, ऐसी स्थिति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, समाज में समानता का भाव आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है संपत्ति का समान वितरण। संपत्ति का भी समान वितरण हो, अर्थात सभी लोगों के पास पैसा इस प्रकार से पहुंचे कि वह एक सामान्य स्थिति में अपना गुजारा कर सके, अर्थात हर व्यक्ति को रोजगार मिले, रोजगार के साधन मिले और सामान्य अवकाश मिले। ठीक है। तो इस प्रकार संपत्ति का समान वितरण हो ताकि कोई भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। और इसके बाद साम्यवादी दल का सत्ता पर एकाधिकार। इनका मानना है कि अधिक राजनीतिक दलों का होना कोई जरूरी नहीं, केवल एक ही राजनीतिक दल हो और जो पूर्ण रूप से समस्त जनता पर शासन करे और जनता के अनुसार चले, जनता का पूर्ण रूपेण ध्यान रखे। तो इस प्रकार यह मार्क्सवादी सिद्धांत था जिसमें उन्होंने एक ही राजनीतिक दल को माना कि एक ही राजनीतिक दल होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी उत्पादन और वितरण है इसका जो अधिकार है इसमें सार्वजनिक स्वामित्व हो, तो संपत्ति का समान वितरण हो। यह बात जो है यह मार्क्सवाद को लोकतंत्र से ही अलग कर देती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होगा। यहाँ पर तो क्या हुआ कि एक साम्यवादी दल है और वह इतने कठोर शासन करेगा कि जनता कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पर लोकतंत्र का शायद अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता। अतः मार्क्सवाद को लोकतंत्र से अलग ही माना गया है। तो इस प्रकार हमने इस यूनिट में, पांचवी जो यूनिट है, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के रूपों को देखा, लोकतंत्र के गुण दोष को देखा और आज हमने लोकतंत्र के सिद्धांतों को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।